तो यहाँ पर अब हम देखेंगे स्टेज थेरीज। स्टेज थेरीज क्या हैं? अब हमने नेचर वर्सेस नर्चर की बात की कि किस तरह से नेचर वर्क करती है और किस तरह से नर्चर हमारी अपनी पेरेंटिंग स्टाइल या अटैचमेंट स्टाइल किस तरह से इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहा है कि ये जो स्टेजेस हैं कि क्या ये इनमें कॉन्टीन्यूटी होती है या फिर डिसकॉन्टीन्यूटी। मतलब एक आर्गूमेंट हो रहा है कॉन्टीन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टीन्यूटी। डू वी डेवलप कंटिन्यूली एट अ स्टेडी रेट फ्रॉम बर्थ टू डेथ? क्या जो भी चेंजिंग्स हो रही हैं बर्थ से लेकर डेथ तक वो कंटिन्यूली हो रही हैं या उसमें हमारी जो डेवलपमेंट है उसमें कुछ डिसकंटिन्यूस होता है कि सबसे पहले जैसे कि फिट्स होते हैं, स्टार्ट्स कुछ पीरियड्स स्टार्ट होते हैं रैपिड डेवलपमेंट के, उसके बाद उसमें थोड़ा सा लिटिल चेंज आ जाता है। तो क्या ये डिसकंटिन्यूस होता है या नहीं? तो इस पे आर्गूमेंट हुआ, उसके बाद इस पे वर्क हुआ कि इधर हमें इसको क्या कहना चाहिए। तो अगर हम बायोलॉजिकली बात करें वी नो, हम सब जानते हैं कि डेवलपमेंट इज़ समवट डिसकंटिन्यूस। जो डेवलपमेंट है वो कुछ हद तक डिसकंटिन्यूस होती है, क्योंकि हम जब इन्फेंट होते हैं मतलब पहले 2 साल या 3 साल की हमारी एज होती है इन्फेंट की देखें तो उसमें ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है। इवन हमारे जो न्यूरल इम्पल्सिस जो एक सिग्निफिकेंट पाथ में उनका बन रहा होता है ना न्यूरॉन्स का, वो भी 50,000 टाइम्स ज़्यादा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो भी न्यूरल ट्रांसमिशन होती है या उसका एक सिग्निफिकेंट पाथ पे बन रहा होता है उससे ट्वाइस डबल हो जाता है एट द टाइम ऑफ इन्फेंट एज। और जैसे ही हम अपनी एडोलसेंट एज में जाते हैं तो कुछ ग्रोथ होती है जो बहुत तेज़ी से होती है, जो कि हमारी ज़िंदगी के लाइफ के दूसरे टाइम में नहीं होती। एडोलसेंट्स में क्या होता है कि जब हमारी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है और हमारी जो फिज़िकल चेंज है वो बहुत तेज़ी से आ रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं स्पर्ट। ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पर्ट होती है इस एज में। फीमेल्स में अगर देखें तो 10 to 15 एज होती है जिसमें गर्ल्स जो हैं उनमें स्पर्ट ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और उनकी मैक्सिमम हाइट 15 साल की उम्र तक ओके हो जाती है, मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंच जाती है। जबकि जो मेल्स होते हैं इनमें ये जो एडोलसेंट्स में स्पर्ट ग्रोथ होती है ये 12 to 17 होती है। गर्ल्स जो होती हैं वो 2 साल फास्ट चलती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो फीमेल्स 10 to 15 एंड मेल्स 12 to 17। मेल्स की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 17 एज तक डिफाइन हो जाती है। सो यहाँ पे हम क्या इस वजह से कह रहे हैं कि ये डिसकॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट होती है बायोलॉजिकली। फिर कुछ स्टेज में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती हैं और कुछ स्टेज में कुछ और तरह से डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही होती है जो कि बाकी लाइफ में नहीं हो रही होती। इन्फेंट्स में अगर ग्रोथ होती है न्यूरॉन्स की या माइलिनेशन की या उनके इम्पल्सिव पाथवेज की या जो सिग्नल्स जा रहे हैं उनके पाथवेज डेवलप हो रहे होते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर एडल्ट। अगर हम 20s तक पहुँचते हैं तो 20s के बाद डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है हमारी एज में। ईच एंड एवरीथिंग डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है और वो तब तक डिक्लाइन होती रहती है जब तक डेथ नहीं हो जाती, तो वो स्टॉप नहीं होती। सो इस वजह से कहते हैं कि ये कॉन्टीन्यूसली बायोलॉजिकली नहीं होती। देन व्हाट अबाउट साइकोलॉजिकली? तो फिर साइकोलॉजिकली क्या होता है? डू वी डेवलप इन आवर थाट्स एंड बिहेवियर कॉन्टीन्यूसली और डिसकॉन्टीन्यूसली? हमारे थाट्स एंड बिहेवियर जो हैं ये फिर कॉन्टीन्यूसली डेवलप होते हैं या इनमें भी डिसकॉन्टीन्यूटी हमें देखने में मिलती है? तो यहाँ पे हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट हैं लेव विगोस्की, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज़ वन आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑफ कॉन्टीन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टीन्यूटी। इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये कंसेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक रेंज होती है टास्क की जिसमें बच्चों के पास बहुत सारे टास्क होते हैं। इसमें से कुछ टास्क ऐसे हैं जो बच्चे इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसमें बच्चों को असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, वो किसी सिबलिंग, पेरेंट या टीचर की हेल्प के बगैर उसको नहीं कर सकते। तो ये मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, ऐसा पर्सन जिसके पास उससे ज़्यादा नॉलेज है वो उसकी हेल्प के बगैर नहीं कर सकते, उसको हम मोर नॉलेजेबल अदर्स भी कहते हैं। और उस बच्चे की हेल्प करना कि वो टास्क सीख जाए, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैफोल्ड्स। So teacher and parents provide scaffolds for teacher to help them accomplish task at the upper end of their zone of proximal development, ताकि उनके जो zone of proximal development का upper level है वो उसको भी complete कर सकें। इसी तरह से सेवरल थेरीस्ट आए सामने जिन्होंने ये कंक्लूड किया कि हम बहुत सारी स्टेजेस हैं जिसको हम पास करते हैं और हमारी डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रेट्स उन स्टेजेस में डेवलप हो रही होती हैं और वो थेरीज़ जो हैं इन स्टेजेस को एक्सप्लेन भी करती हैं। सो अगर हम स्टेज थेरीज़ को भी देखें दैन स्टेज थेरीज़ आर बाय डेफिनेशन डिसकॉन्टीन्यूस थेरीज़ ऑफ डेवलपमेंट। तो बायोलॉजिकली भी डिसकॉन्टीन्यूस है और साइकोलॉजिकल भी डिसकॉन्टीन्यूस थेरीज़ हैं डेवलपमेंट की।
अगर हम स्टेजेस देखें, जैसे कि हमारे पास सिगमंड फ्राइड की या एरिक एरिक्सन की थेरीज़ हैं जिन्होंने पर्सनालिटी ट्रेट्स पर वर्क किया, इन दोनों का क्या कहना है, देयर बेस देयर स्टेजेस ऑन द साइको एनालिटिकल थेरीज एंड आर देयर फॉर लेस साइंटिफिकली वेरीफाइबल देन द अदर स्टेज थेरीज। अब हम इन दोनों के अलावा बाकी जितनी भी स्टेजेस पढ़ेंगे वो सारी साइंटिफिकली वेरीफाइबल हैं, लेकिन जो सिगमंड फ्राइड और एरिक एरिक्सन का वर्क है ये साइंटिफिकली वेरीफाइबल नहीं है, लेकिन इनको बहुत सारे कल्चर्स में इनकी थेरीज़ को यूज़ किया जाता है, और जो हमारे कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन थेरीज़ पे वर्क नहीं करते। उनका ये कहना है कि सिगमंड फ्राइड ने जो भी वर्क किया था, अगर बेसिकली उन्होंने भी केस स्टडी की थी, लेकिन उन्होंने इस वजह से बदनाम ज़्यादा है, रुस्वा ज़्यादा हो गए कि इन्होंने वहाँ पे जो केस स्टडीज़ की उसके कोई नोट्स नहीं बनाए। अगर इंटरव्यू किया तो उसके नोट्स नहीं बनाए, तो अगर वो उसके नोट्स बनाते और उसकी क्वालिटेटिव ही एनालिसिस कर लेते तो फिर हम इसको भी कह लेते कि ये भी वेरीफाइबल रिसर्च थी। तो हमारे कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट इन थेरीज़ को नहीं मानते। अब ये क्या है, ईच स्टेज थेरी डिस्क्राइब्स हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर डेवलप। अब हमारी ये जो स्टेज थेरीज है ये सारी यही बताएंगे कि हमारे थॉट्स एंड बिहेवियर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स किस तरह से डेवलप होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी एक स्टेज थेरी है वो किसी और स्टेज थेरी को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, उसके साथ मतलब उसके रिस्पॉन्स में आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट थेरीज़ हैं जो डिफरेंट थिंग्स को बच्चों की सेम एज के हवाले से डिस्क्राइब कर रही हैं। सो बी केयरफुल, जब आपको अगर कंट्रास्ट करना हो किसी भी थेरी को तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा कि हर चीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं आई हुई, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को शो कर रहे हैं चाइल्डहुड के। अगर हम इन थेरीज़ को आपस में कंपेयर भी करें तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपको कहा जाए कि एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर करें। सो एक ही चीज़ कंपेयर हो सकती है कि दोनों में सीड्स होते हैं उसके सीड्स ब्लैक होते हैं और उसके वाइट होते हैं। स्टेज थेरीज़ में भी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट देखी, उसके बाद हम देखेंगे कोग्निटिव डेवलपमेंट, हमारे थॉट्स जो हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं और इस पर किसने काम किया है। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कोग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द इमर्जेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एज वेल एज अ स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि ये जो सारी एबिलिटीज़ हैं ये किस तरह से प्रोसेस करती हैं। अब बहुत सारी कोग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत सारी थेरीज़ दी गई हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम पढ़ते भी हैं वो हैं स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे की थेरी, जिन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट पे वर्क किया था। और उसके बाद है जी रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव विगोस्की, इन्होंने भी कोग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया। तो ये दोनों कौन से हैं? कोग्निटिव डेवलपमेंट पे काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं। जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं और लेव विगोस्की रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये सबसे पहले पियाजे की स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट को देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपना आसपास की जो दुनिया है उसका मेंटल मॉडल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो बच्चों जो जीन पियाजे हैं इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि कैसे बच्चों को ऑब्जर्व करके, उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करके कि वो, और ये देखा कि वो किस तरह बच्चे जो हैं डिफरेंट सेम एज ग्रुप के बच्चे अगर उनको कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम दिया जाए तो वो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं और वो किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। तो उसने जब ये सारी ऑब्जर्वेशन की उसने ये देखा कि जो सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट एक तरह के प्रॉब्लम को सेम ही तरीके से हल कर रहे हैं और वो सेम ही तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो इसकी बेस पर जो उसने रिजल्ट्स कंक्लूड किए, उन्होंने ये कहा कि बच्चे जो हैं उनमें 4 सीक्वेंशियल स्टेजेस होती हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की। सबसे पहले तो है जी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें एज होती है 0 to 2 months, ये 0 to 2 years, सॉरी ये ईयर्स में लिखा हुआ है, समटाइम्स पेपर में क्वेश्चन मंथ्स में आया होता है, मतलब 0 to 24 months। तो वो फिर आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है कि ये कौन सा साल बनता है। सेंसरी मोटर स्टेज है जी 0 to 2 years। सेंसरी मोटर सेंस से जाहिर है कि बच्चा यहाँ पे जो भी करेगा वो अपनी सेंसेस के थ्रू ही करेगा। इन्फेंट लर्न्स अबाउट द वर्ल्ड थ्रू मूवमेंट एंड सेंसेस, अपनी मूवमेंट से या सेंसेस से उसने अपनी दुनिया को पहचानना है और एक मेंटल इमेज बनानी है। तो उसको लेके बच्चे जो हैं वो एक स्कीमेटा डेवलप कर लेते हैं अपने ब्रेन में, और इसके साथ साथ जैसे ही वो 2 years की लास्ट में पहुंचते हैं तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस का एविडेंस भी शो करते हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि ये है क्या। आई होप यू विल गिव मी 1000 लाइक्स, देंगे ना? Okay, now share and tell your friends about today's session. I hope you all have learned something. In case you have any doubts or questions, please comment down. And yes, subscribe to our channel and also don't forget to hit the bell icon to never miss another update from Eastern Psychologist.
Keep watching, keep learning, and follow your curiosity. See you in the next one. Bye.